हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। ये वाला वीडियो जिसमें से कवर करेंगे कंप्लीट इकोनॉमी एनालिसिस को, जो CDS 1 2026 में जितना भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उस हर एक क्वेश्चन को विथ डिटेल के साथ एनालिसिस करने वाले हैं, प्लस मोस्ट एक्यूरेट आंसर के यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आंसर के भी यहाँ पे कवर करेंगे। इन्फॉर्मेशन ये है कि अदर सब्जेक्ट का जैसे कि पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, कंप्यूटर हिस्ट्री हो गया, तो इन सब का जो है क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एनालिसिस। आज कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्लासेस को। ठीक है, डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी के साथ कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्रक्स ऑफ द वीडियो। सबसे पहले तो क्रक्स यहाँ पे समझना है। देखो, स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स का बात करिए, पूरा क्लासेस का क्रक्स होने वाले हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स का बात किया जाए CDS के रेस्पेक्ट में, तो टोटल जो है यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो 8 क्वेश्चंस का अगर नेचर को देखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमें ये पूरा क्लास कवर कर रहे हैं वो यही तो है कि उसका जो है एनालिसिस कर पाए। नेचर को अगर देखोगे इस पूरे क्वेश्चन का, तो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे गए थे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, लेकिन उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको लिंक करके पूछे गए थे। जितना भी क्वेश्चन देख लो, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जो कि करंट में न्यूज में रहे हैं, लेकिन उसका जो स्टैटिक पोर्शन है तो उसके साथ लिंक किए हुए हैं। तो मैक श्योर करना, जब भी इकोनॉमिक्स को कवर करोगे तो इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स तो कवर करना ही करना है, नो डाउट, लेकिन उसका जो स्टैटिक पोर्शन उसको भूलना नहीं है, स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है। इसलिए देखे होंगे जितना भी डेली करंट अफेयर जो अपलोड होता है टेलीग्राम चैनल में, डेली करंट अफेयर्स में इसी पैटर्न को तो ही फॉलो करते हैं कि करंट अफेयर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन उसका जो स्टैटिक पोर्शन है जहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, मस्ट है फॉलो करते रहो। लास्ट में जो मंथली आते हैं तो उसके थ्रू उसको रिवाइज भी कर लेना, पूरा यहाँ पे डन हो जाएगा। और एक बार जो है जितने स्टूडेंट जो लोग जो है डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किए हैं या फिर मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो किए होंगे, सिंपल सा देखना कि कितना क्वेश्चन फंसा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएगा, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो चाहे करंट ओरिएंटेड हो। अब ये केवल CDS का नहीं है, NDA का जब क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को, तो वहां पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? तो एक चीज बस याद रखना है, इस CDS में जो इकोनॉमिक्स पूछे गए थे उसका क्रक्स वही है। करंट अफेयर्स कवर करोगे, करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर करके चलना है। रिसेंटली अभी जो है CISF जो डिपार्टमेंट लेवल एग्जाम हुआ था, तो वहां पे भी जो है पूरा डिस्कस किए थे, करंट अफेयर्स भी वही से पूछे गए थे। ठीक है, तो बस इतना ही ये इसमें है, नेचर यही याद रखोगे। हो सके तो थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्चुअल भी यहाँ पे कवर करना है, बस ओवरव्यू लेके नहीं जाना है। और ऐसा नहीं कि केवल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहे हो, स्टैटिक पोर्शन से नहीं आ रहे, नहीं। लेकिन इस साल जो स्पेशली क्वेश्चन पूछे गए थे तो मेजोरिटी जो है करंट ओरिएंटेड रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी क्वेश्चन जो है करंट ओरिएंटेड पूछे गए थे, तो स्टैटिक और करंट दोनों को एमलगमेशन करके यहाँ पे कवर करोगे। मैक श्योर करना, इकोनॉमिक्स पूरा ऑल अबाउट करंट अफेयर्स का ही होता है, चाहे वो डाटा के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे रिसेंटली कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्कीम आया हुआ हो उससे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर GDP या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब से क्वेश्चन पूछ ले। समझ पा रहे हो? तो मैक श्योर करना, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक को मर्ज करके पूरा एक होलिस्टिकली कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका होता है। और इसका रिफ्लेक्शंस ऐसा लग रहा है कि CAPF एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं फिर। ये तो रहा पूरा इसका क्लास का एनालिसिस। बाकी अगर इसका लेवल अगर देखोगे कि किस तरीके से लेवल रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा ये पूरा इजी टू मॉडरेट लेवल रहे हैं। टफनेस के नाम में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समझ जाओगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें अब फैक्ट्स की तरफ नहीं, कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे डिमांड है। और इकोनॉमी का अगर बात करोगे तो पूरा ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट का होता है। करंट अफेयर्स तो एक सब्जेक्ट हो गया जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और माइनर डिटेल में जाओगे तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मस्ट है यहाँ पे। और इजी टू मॉडरेट रहे, कोई हार्ड नहीं रहा है। अगर अच्छे तरीके से कवर करके गए होंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे इकोनॉमिक्स का। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन में बल्कि 2025-26 बजट करके घुमाए हुए हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है अगर ये पता होगा तो आंसर जो है ऑटोमेटिकली इलिमिनेशन कर पाओगे बिल्कुल इजी से। चलो यहाँ पे क्या बोले हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बजट 2025-6 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। करंट ओरिएंटेड है, करंट अफेयर से पूछे गए हैं, बजट रिलीज किए गए हैं और हर साल बजट कवर करते ही करते हैं। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पहले बात ये बताओ कि मतलब क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है जो रेवेन्यू है, जो मनी है उसको स्पेंडिंग करना, लेकिन स्पेंडिंग कर रहे हो तो ऐसे जगह स्पेंडिंग कर रहे हो जिससे गवर्नमेंट को उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, जो मनी है उसको खर्च कर रहे हो, तो ऐसे जगह रेवेन्यू को खर्च करते हैं जिसका जो है डायरेक्टली कोई रिटर्न हमें नहीं मिलता। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सेकेंड कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इसी को कैपेक्स से भी बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि ऐसे जगह हम लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, अपना जो मनी है उसको स्पेंडिंग कर रहे हैं कि अगर वहां पे मनी अगर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसका कोई लाभ नहीं मिलता, नहीं उसका कोई गवर्नमेंट को मनी वापस मिलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सैलरी दे रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल जितना भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड है उसको अगर सैलरी दोगे तो रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसी तरीके से और जैसे कि इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट किसी को पेमेंट कर रहे हो तो अपना ही मनी जा रहा है ना, उस इंटरेस्ट से तो और गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो। उसी तरीके से सब्सिडी हो गया है ना, अगर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रहे हैं मतलब अपना मनी दे रहे हैं, अब उस सब्सिडी से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा। और एग्जाम्पल हो गया तो जैसे कि पेंशन हो गया, अब ये पेंशन से भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये किसके कैटेगरी में रखे जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। फिर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कैपेक्स बोलते हैं, ऐसा जगह यहाँ पे स्पेंड किए जाते हैं, ऐसा जगह स्पेंडिंग करते हैं जहाँ पे रिटर्न में जो है गवर्नमेंट को कुछ मिलता है। ऐसे जगह स्पेंडिंग कर रहे हो जहां से रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ मिलता है। सीधा सा बात है, सीधा एग्जांपल लेते हैं रोड का। गवर्नमेंट जो है रोड बना रहे हैं, रोड बनाने के बाद टोल के फॉर्म में पैसा वसूल रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का टाइप है, मतलब यहां से गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है। समझ पा रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब मान लो अगर ऑप्शन अगर पता ना हो, सीधी सी बात यहाँ पे समझना कि मेरे को 2025-26 का बजट जो है मैं नहीं पढ़ा हूं, मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऑप्शन इलिमिनेट करो। पेंशन जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलो ये हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, अच्छा ये बताओ कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये रेवेन्यू है कि एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखे जाएंगे। रोड में ट्रांसपोर्टेशन लगा रहे हो, हाईवेज में ट्रांसपोर्टेशन लगा रहे हो, तो मतलब ये टोल के फॉर्म में मनी आएगा, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। पूछे गए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हटा दो पहला। उसके बाद डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में अगर मनी लगा रहे हो, डिफेंस सर्विस में जैसे कि सैलरी दे रहे हो डिफेंस ऑफिसर्स का, कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में मनी लगा रहे हो, वेपन सिस्टम्स को जो है पूरे बोरो कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, हमें गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। देखो एक्चुअल में चारों ऑप्शन को देखोगे तो मोर और लेस जो है सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं पता हो तो इस केस में इलिमिनेशन भी नहीं कर पाओगे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो है अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर पता होते है ना, तो अगर यूनियन बजट अगर नहीं पता होता तो ऑप्शन इलिमिनेट कर पाते, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी कर गए हैं यूपीएससी, जो यहाँ पे ट्रिक कर गए हैं कि सभी ऑप्शन को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिए। अगर चार ऑप्शन को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देते तो आसानी से समझ आ जाता। लगता है यूपीएससी को भी पता था कि इस टाइप के तो माइंड लगा सकते हैं, है ना। चलो तो इसका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाते हैं। चार ऑप्शन डिस्कस किए थे और इसका तो प्रॉपर मैं जो है वो भेजा था, जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट भी इसके रेस्पेक्ट में सेंड किया था। चलो अगला क्वेश्चन विच, अच्छा ध्यान रखना ये जो है 25-26 का पूछे गए हैं, 26-27 का नहीं पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
बताओ तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, करेंट ओरिएंटेड है और ये हर साल रिलीज करते हैं, तो ये करेंट ओरिएंटेड भी बोल सकते हो प्लस इसको जो है स्टैटिक पोर्शन भी बोल सकते हो। ये सबको कवर करना होता है, जब इकोनॉमिक्स कवर करते हैं तो ये सब कवर होता ही होता है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है, इसमें अगर देखोगे सबसे पहले बात इसको रिलीज किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जो है रिलीज किए जाते हैं। और टोटल 3 ही कैटेगरी होते हैं जिसके बेस में जो है ये रिलीज करते हैं, मतलब इसका जो है 3 क्लासिफिकेशन है, उसी क्राइटेरिया को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि पहले क्राइटेरिया को देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ठीक है, पहला क्राइटेरिया है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को यहाँ पे ध्यान में रखे जाते हैं। सेकेंड जो क्राइटेरिया है जिसमें जो है इम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हैं, एम्पावरमेंट को। और जो थर्ड क्राइटेरिया है जिसमें से जो लेबर मार्केट है, तो लेबर मार्केट में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेबर मार्केट में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो जो जेंडर इनइक्वलिटी, और इसमें यही तो बताता है कि इनइक्वलिटी कितना है अमॉन्ग कंट्री, अमॉन्ग स्टेट, कितना इनइक्वलिटी है पर्सन्स के बीच, है ना, वेल्थ को लेके या फिर अदर फील्ड को लेके कितना यहाँ पे इनइक्वलिटी है। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके बेस में जो है पूरा क्लासिफाई किए हैं, ठीक है, करते हैं। चलो पहला ऑप्शन बोले गए हैं कि GII रिफ्लेक्ट जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेजेस इन वर्क पार्टिसिपेशन जो है प्रॉपर्टी एंड इनकम डायमेंशन। बताओ, कभी अभी तक जो है 3 डायमेंशन ही कवर किए, 3 डायमेंशन में कहीं पे भी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है। कहीं पे भी इनकम डायमेंशन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि GII रिफ्लेक्ट जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेजेस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट डायमेंशन, बिल्कुल सही है, लेबर मार्केट डायमेंशन को ही तो देख रहे हैं। उसके बाद जो है द वैल्यू ऑफ GII रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच होते हैं, विथ एज GII ऑफ 0 इंडिकेटिंग वुमेन एंड मेन फेयरली इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सही बात बोले हैं कि जो GII का जो रेंज होता है उसको 0 से 1 के बीच कंसीडर करते हैं। जो भी कंट्री जो है जितना 0 के पास होगा उतना ही ज़्यादा ये इक्वलिटी होंगे, और जो कंट्री जितना ज़्यादा 1 के पास होंगे उसमें सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन मतलब राइट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 2 क्वेश्चन हो गए, पूरे इंडेक्स के बेस में मैं कवर किए। बताओ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसे भी जो है UNDP के द्वारा कवर करते हैं, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इसको भी 3 क्राइटेरिया है, 3 जो क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं जिसके थ्रू इस इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं। पहला जो क्राइटेरिया वो हेल्थ है, ये तो सबको पता होगा इसका क्राइटेरिया, ठीक है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो एजुकेशन है, सेकेंड क्राइटेरिया एजुकेशन फील्ड है। और थर्ड जो क्राइटेरिया आता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 3 क्राइटेरिया है जिसके बेस में जो है इस इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है ना, पर्टिकुलर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है पर्टिकुलर कंट्री का। अच्छा, ऑप्शन देखो क्या बोले गए हैं, मेजरिंग ईच पर्सन ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन अक्रॉस द इंडिकेटर इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सही है, इसी के बेस में तो पूरा यहाँ पे कवर करते हैं जैसे कि अभी यहाँ पे बताया। उसके बाद बोले हैं कि बी ऑप्शन की मेजरिंग ईच पर्सन सेपरेट नहीं करते, गलत है। मेजरिंग ईच पर्सन पॉवर्टी भी नहीं करते, उसी के साथ जो है वेल्थ तो यहाँ पे है ही नहीं, हेल्थ है, वेल्थ नहीं है, हेल्थ है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन 85, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट जनरेट प्रोसेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सुटेबल प्रोजेक्ट, इसको बोले जाते हैं ग्रीन बॉन्ड। कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा, सब लोग आई होप कि इसको करेक्ट टिक लगाए होंगे। ग्रीन बॉन्ड यहाँ पे एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन बॉन्ड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थिंग्स में, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जितना भी फंड रेज किए जाते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरे को क्लीन ट्रांसपोर्टेशन करना है,
तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर फंड कर रहे हो तो ये ग्रीन बॉन्ड के कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो है इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा है। अगर रेन्यूएबल एनर्जी है, अगर रेन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर बॉन्ड या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये भी ग्रीन बॉन्ड के कैटेगरी में रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे? क्योंकि इससे भी कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होने वाला है। तो कोई भी ऐसा फील्ड ले लो, है ना, उस फील्ड अगर इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं तो सब ग्रीन बॉन्ड के कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। बाकी अदर ऑप्शन जो लिखे गए हैं ये सब यहाँ पे यूजलेस है, उतना यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सनराइज सेक्टर? सनराइज सेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस का बात करते हैं, बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका बात करते हैं। एआई हो गया, है ना, उसी तरीके से अदर जितना भी फील्ड हो गया, इनोवेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, तो इन सब का जो बात करते हैं उसको सनराइज सेक्टर बोलते हैं। अब पहला यहाँ पे सनराइज सेक्टर का अगर जैसे कि एग्जाम्पल अगर लोगे तो एट प्रेजेंट जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, एक सेकेंड ना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, ये एक सनराइज सेक्टर है। उसी तरीके से जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी ये भी एक सनराइज सेक्टर ही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक सनराइज सेक्टर की कैटेगरी में रखे गए हैं। उसी तरीके से ई कॉमर्स हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सनराइज सेक्टर का, जो कि नॉर्मली जो इनोवेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज का जो है बातें करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर सेक्टर को देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब सेकेंड सेक्टर का बात कर रहे हैं, है ना, सेकेंडरी सेक्टर का बात कर रहे हैं। ये पहले से चला हुआ आ रहा है, ये अभी का बात नहीं है, ठीक है, ये पहले से जो है चला हुआ आ रहा है। बी ऑप्शन बोले हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा यूज में है और बहुत ज़्यादा इनोवेशन इसमें ला रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर का अगर बात करोगे तो सबसे जो ओल्डेस्ट सेक्टर है ना वो टेक्सटाइल सेक्टर ही है। टेक्सटाइल सेक्टर टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसी को कंसीडर करते हैं। सर्विस सेक्टर जो कि टर्चरी सेक्टर में आती है, ये भी बहुत पुराना से हिस्ट्री से बात होते आ रहे हैं। जो लेटेस्ट है वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो कि सनराइज सेक्टर का ही एक एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क? इसे जो है 1985 में इस्टेब्लिश किए गए थे। तो इसमें जो है फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, बिल्कुल सही है। नेपाल भी फाउंडिंग मेंबर है, मालदीव भी जो है फाउंडिंग मेंबर है। अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर है क्या? नहीं है, अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इसी के साथ मालदीव के साथ जैसे कि बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश भी एक फाउंडिंग मेंबर है। भूटान हो गया, ये भी फाउंडिंग मेंबर है। उसी के साथ श्रीलंका हो गया, श्रीलंका भी जो है फाउंडिंग मेंबर है। उसी के साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी फाउंडिंग मेंबर है। अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही मेंबर है जो कि फाउंड किए गए थे सार्क को, ठीक है, 1985 में। चलो अगला देखो। अच्छा ये भी समझ लो कि जो अफगानिस्तान है एक्चुअल में सार्क का मेंबर है, लेकिन यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर पूछे गए हैं, मेंबर नहीं पूछे, ये फाउंडिंग मेंबर पूछे गए हैं। अफगानिस्तान को अगर देखोगे तो जो 2007 है, तो 2007 के बाद ही इसके द्वारा ज्वाइन किए गए थे अफगानिस्तान के द्वारा इन सार्क नेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेस में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो चाइल्ड है, जो शिशु है जिसका अभी अभी जो है बर्थ हुआ है, तो एक साल है ना, 1 ईयर के अंदर अगर 1000 लाइव बर्थ इन ईयर, एक साल में जो है अगर 100 लाइव बर्थ में एक साल से नीचे अगर कितना चिल्ड्रेन का जो है डेथ हो रहा है, उसको बोले जाते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यही बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या कि नहीं समझ आ रहा है बताओ। इसमें जो है एक साल के अंदर 1000 लाइव बर्थ, और साल याद रखना, ईयर, ये सब टाइम मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ईयर में खेल कर जाते हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक जो सीडीएस में ही पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के बेस में, और ईयर को ही ट्रिकी किए गए थे। तो एक साल में 1000 लाइव बर्थ में और एक ईयर के चिल्ड्रेन, है ना, एक साल के बच्चे के अंदर, है ना, एक साल के अंदर जो है कितने बच्चे का डेथ हो रहा है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये बोले गए 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 90, Which one of the following indices is used to assess the state of governance across the state and UT? कौन सा इंडेक्स यूज किए जाते हैं जिसमें से जो स्टेट्स हो गया, जो यूनियन टेरिटरी हो गया, उसका परफॉर्मेंस कैसा है इन रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नेंस, कि गवर्नेंस उस कंट्री का उस स्टेट का कैसा है, उस यूनियन टेरिटरीज का कैसा है। तो कौन से इंडेक्स हैं जो ये सब चीज बताते हैं, बताओ तो। ये इंडेक्स है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और इसी इंडेक्स के थ्रू ही यहाँ पे बताते हैं। बाकी सस्टेनेबल गवर्नेंस, ई कॉमर्स इंडेक्स, अर्बन गवर्नेंस, ये सब जो है ये गलत ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा 8 क्वेश्चन जो कि PYQ पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे CDS में। आई होप कि अच्छे तरीके से कवर किए होंगे, एनालिसिस समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।